सरिता का उदास चेहरा खिल उठा। ज़ारमे ने बाहर जाकर ऐलान किया कि उनका सरदार खैरियत से है। मैं रात भर बेहोश रहा था और रात भर तोरी के अतिब्बा मेरे जख्मी गाल पर मश्क सितम करते रहे थे। जख्म पर लेप लगा हुआ था और हल्की सोजिश हो रही थी। मेरे जागते ही सरिता ने तरह तरह के सवाल शुरू कर दिए और नाराज होने लगी कि मैं खतरों में दानिस्ता कूद पड़ता हूँ और इतने बहुत से गुलाम होने के बावजूद तन्हा जंगल में सफ़र करता हूँ। मैंने सरिता की बात सुनी अनसुनी कर दी। मैं इसी वक्त अलिफाटे कर समोराल के पास जाना चाहता था ताकि इसे कल की मुहिम का हैरत अंगेज वाकया सुनाऊं और वो नौ और दिखाऊं जवाब जजीरा तोरी की रवायत के मुताबिक मेरी मलकियत थे। समोराल से मालूमात हासिल किए बगैर मैं उन नवादिर की अहमियत वाफादत से पूरी तरह वाकिफ नहीं हो सकता था। हर चंद समोराल को वहां ले जाने में पसोपेश भी था, मगर समोराल को शरीक राज किए बगैर कोई चारा नहीं था। मुझे यकीन था कि सरंगा भी इस गार की दरियाफ्त व बाज़याफ्त पर गैर मामूली रद्द अमल का इजहार करेगा। फिर मुझे ख्याल आया इस मामले के इंकिशाफ में किसी उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। मुमकिन है समोराल ने अपने तिलिस्मी कड़िया में खुद मेरी कामयाबी का नज़ारा देख लिया हो और सरंगा को भी अपनी देवी की आनत से इसकी खबर हो गई हो। असल में सबसे पहला काम जजीरा तोरी पर आए हुए अजनबियों की किस्मत का फैसला करना था जो अभी तक कैद में थे। देवताओं और अकुबला को लाजिमना इस अमर से दिलचस्पी होगी कि महज़िब दुनिया का एक शख्स अपने लोगों के साथ किया बर्ताव करता है। ये एक तकलीफ दे मरहला था, मगर यहाँ मर्दुम आज़ारी दिल आज़ारी जैसे रूफरसा रवैयों का कोई एहसास नहीं था। उधर महज़िब दुनिया के लोगों से मिलने, बास पर्स करने और उनकी दर्दनाक सरगुज़िश्त सुनने का इश्तियाक दबाना अपने आप पर जबर करने के बराबर था। मैं जल्द अज जल्द उनका फैसला करके अपना एतमाद हासिल करना चाहता था। जितनी देर उनके फैसले में ताख़ीर होती मेरे सीने पर एक बोझ रहता। तन्हा जाने के बजाय मैंने फिजारू और ज़ारमे को साथ ले लिया। मुझे बिस्तर से उठते देखकर उन्होंने रोकना चाहा, लेकिन मैंने उन्हें धुतकार दिया और एक खादमा को रास्ते से हटाने के लिए ज़रब लगाई। वो तड़प कर एक तरफ ढेर हो गई। फिजारू, ज़ारमे और सरिता ने इसके बाद कोई लफ्ज़ अदा नहीं किया। मेरे बाहर निकलते ही डॉक्टर जवाद समेत कबीले के सारे लोग ज़मी बोस हो गए। दूर तक इंसानों की पुश्तें नजर आती थीं। फिर फिजारू के हुक्म पर वो उठ गए और मैंने अपने करीब खड़ा हुआ दरख्त एक झटके से गिरा दिया। मजमा में नारा हाय तहसीन का शोर बुलंद हुआ। मैं फिजारू और ज़ारमे के साथ उनके दरमियान गुजरता हुआ इस समत जाने लगा जहां अजनबी लोग सबसे अलग थलग कैद रखे गए थे। उन्हें दोबारा देखने के लिए मेरे कदम खुद बखुद तेजी से आगे बढ़ने लगे। पहली बार मैंने उन्हें सरसरी तौर पर देखा था, लेकिन अब मैं उनसे आंखें मिला सकता था क्योंकि मैं यहाँ का सरदार था और मुहज़्ज़िब दुनिया से मेरा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका था। फिजारू और ज़ारमे के इशारे पर सारा मजमा मुंतशिर हो गया। डॉक्टर जवाद ने मेरे साथ आना चाहा, मैंने इसे रोक दिया। सरिता भागकर मेरे पास आ गई, मैं इसे रोक नहीं सकता था। वो मेरे पहलू से लगी लगी चल रही थी। अजनबियों की छेवन पुड़ियों पर नेज़े बरदार हबशी तैनात थे। अपने सरदार के सामने वो सर बसजोदाल हो गए। मैंने सरिता को मना किया कि वो अजनबियों के सामने इनकी ज़ुबान में गुफ्तगू ना करे बल्कि खामोश रहे। कैदियों को बाहर निकालने का हुक्म दिया गया। अंदर से बड़ी शिकस्ता हालत में कैदी एक के बाद दीगरे बरामद हुए। उनके लिबास तार तार थे और चेहरों पर गम व नदवा उम्मीदोनीम की कैफियतें नुमायां थीं। ज़ारमे ने फेंकार कर कहा, हमारा सरदार जाबन बिन यूसुफ। उन्होंने मुस्तमल गर्द नहीं अलिफाटे और चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं ज़ारमे, फिजारू और दो से हबशियों से बहुत मुख्तलिफ था। सरिता का चेहरा भी तोरी की लड़कियों से अलग था। वो हैरत में डूबे हुए थे, लेकिन मेरा हुलिया इतना मकामी और अंदाज इतना वहशी था कि वो मेरे और सरिता के बारे में कोई कतई राय कायम नहीं कर सकते थे। मेरे नाम की साख्त भी उनके लिए चौंका देने वाली बात थी। हम सब बेलिबास थे, हमारे जिस्म रंगे हुए थे और गिले में मुताद्दिद किस्म के कड़ेकंठ और खोपड़ियां पड़ी हुई थीं। कैदियों में 7 मर्द और 4 औरतें थीं। मर्दों में 2 नौजवान के सवा सब उधेड़ उम्र के थे। औरतों में 3 नौजवान लड़कियां थीं और एक कोई 23 साला सेहतमंद बदन और दिलकश खदू खाल की औरत थी। मैं उनकी वहशतज़दा चेहरों से झांकती हुई कूद किसी हद तक जान सकता था। यूनानी, स्पेनी, मिस्री, अमरीकी और ईरानी तीनों नौजवान लड़कियां निहायत हुसैन थीं। ईरानी और अमरीकी नक्शो निगार की लड़कियां उन्हें सबसे ज्यादा हुसैन थीं। मेरे बारे में ज़ारमे का तारुफ सुनकर वो एक दूसरे को देखने लगे। उनकी टांगें लरजने लगे।
उनमें कोई शख्स तारीख बर्रे आज़म की ज़ुबान से वाकिफ़ मालूम नहीं होता था। वो आपस में किसर पैसर करने लगे। मेरे खदोखाल के बारे में उनकी राय दिलचस्प और मुतज़ाद थी। मैं खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुने लगा। ये वहशी सरदार तो इस सरजमीन का शख्स नहीं लगता। उनमें से एक ने सरगोशी की, नहीं, तुम्हारा ख्याल गलत है। दूसरे ने राय दी, ए मुहज़्ज़िब, दुनिया का कोई आदमी ऐसा हुलिया इख्तियार नहीं कर सकता, ये तो बिल्कुल वहशी है। हबशियों की किसी आला नस्ल से इसका ताल्लुक है, मगर उसका नाम और ये लड़की। उन्होंने कनखियों से सरिता की तरफ देखा। छोटी लड़की, उधेड़ उम्र का स्पेनी कुछ सोच कर बोला। इसके नकूश आर्यन हैं, मगर ये तो बरहना है। बहरहाल बड़ी खूबसूरत लड़की है, हमें आज़ाद ना गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। उनके तीवरा अच्छे मालूम नहीं होते, मुमकिन है ये हमारी ज़ुबान से वाकिफ़ हों। पागल, ये किस तरह मुमकिन है? क्या तुम्हारे ख्याल में ये शख्स कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में गया होगा? खुदा हम पर रहम करे। हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं, पता नहीं। ये हमारे बारे में क्या फैसला करें। मुझे तो ज़मैन पर असरार मालूम होती है, ईरानी लड़की ने कहा, और हो सकता है ये लोग मर्दुम खुर हों। हुश, हमें बेहतर हालात की तवक्को करनी चाहिए। उन्होंने हमारे 4 साथी मार दिए हैं। हमारी ज़र-सी नग़ज़िश से कुछ और साथी भी हमसे जुदा हो सकते हैं। काश हम उनकी ज़ुबान जानते, काश वो हमारी ज़ुबान जानते। हमें उनसे रहम की भीख मांगनी चाहिए। मैं उनकी सरगोशियाँ पूरे इन्हिमाक और दिलचस्पी से सुन रहा था। मैंने ज़ारमै को मज़ीद गुफ्तगू करने से मना कर दिया था। उनके खौफ और अंदेशों से मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर किया और मुझे अपने फ़ैसले में हिचकिचाहट होने लगी। ये कोई अच्छी बात नहीं थी। मैंने ज़ारमै को इशारा किया और उसने अमरीकी लड़की की लाल कमीज़ फाड़ दी। फिर वो इसके सीना पोश की तरफ बढ़ा। अमरीकी लड़की चीनी हुई पीछे हट गई। खुदा हम पर रहम करे, हम दरिंदों में घर गए हैं। आह, शायद मैं अपनी बीमार माँ को अब कभी ना देख सकूंगी। मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार करते रहेंगे, स्पेनी ने कहा। उन्होंने कभी तहज़ीब की रोशनी नहीं देखी। वो घोर कर हमारे लिबास देख रहे हैं। उनकी नज़रों में खून है। क्या तुम्हारा कोई शख्स मुक़द्दस ज़ुबान से वाकिफ़ है? ज़ारमै ने गरजदार आवाज़ में कहा। मैंने महसूस किया इसकी नज़रें सफ़ेद फाम लड़कियों के बदन टटोल रही हैं। उन्होंने एक दूसरे को सवालिया नज़रों से देखा। एक तनुमंद नौजवान आगे बढ़कर आया और उसने मुअद्दिबाना टूटे फूटे लफ्ज़ों में अटक अटक कर कहा, हम बदनसीब लोग तुम्हारी ज़ुबान नहीं जानते, तुम कहाँ से आए हो? ज़ारमै ने दुरुस्ती से पूछा। हम डरबन जा रहे थे कि हमारा जहाज़ डूब गया। एक कुश्ती में जान बचाकर हम यहाँ पहुँचे हैं। हम बिल्कुल बेज़रर लोग हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं। नौजवान ने आधी अंग्रेज़ी आधी मकामी ज़ुबान में ये मुश्किल ये जुमले अदा किए। जज़ीरा तोरी मुक़द्दस अक़ुबला की क़लम रू में शामिल है। ओरा काबिला जाराका का की मुक़द्दस रू की नुमाइंदा है और जज़ीरे का सरदार जाबिर बन यूसुफ है। जज़ीरा तोरी की रवायत के मुताबिक यहाँ अजनबी मनहूस मरदूद समझे जाते हैं। तुम्हारे सर जाराका का की खोपड़ी की नज़र कर दिए जाएंगे और तुम्हारी औरतें हमारे सरदार की खिदमत करेंगी। मैंने ज़ारमै से कहा। इसने मेरा हुक्म दोहराया। इस लम्हे सरिता ने मेरा बाज खींचकर मुझे मुश्तइल नज़रों से घोर कर देखा। नौजवान ने अंग्रेज़ी में ज़ारमै का मतलब जिस हद तक वो समझ पाया था दूसरों को समझाया। उनके चेहरे खौफ से जर्द पड़ गए। हम यहाँ आना नहीं चाहते थे, हम यहाँ से चले जाएंगे। यकीनन कोई जहाज़ उधर से गुजरेगा। हमारी कुश्ती खुद बखुद इधर लग गई थी। नौजवान ने फरियाद के अंदाज में कहा और आह जारी करने लगा। दूसरे कैदी भी रक्कत में उसके शरीक हो गए। ज़ारमै ने हाथ उठाकर उन्हें खामोश किया। उनका सामान छीन लो और उनके कपड़े उतार दो, मैंने हुक्म दिया। ज़ारमै ने सबसे पहले अमरीकी लड़की के सीना पोश पर हाथ डाल दिया और इसे खींचकर तोड़ दिया। अमरीकी लड़की ज़मीन पर गर्दन झुकाकर बैठ गई और बैन करने लगी। ज़ारमै सीना पोश को हैरत से देख रहा था। मैंने इसे सरिता की तरफ फेंक दिया। इसने गुस्से से सीना पोश अमरीकी लड़की को वापस कर दिया। सैयदी जाबिर, क्या तुम इतनी दूर जा चुके हो? वो मकामी ज़ुबान में बोली। ज़ारमै ने अब एक मर्द की कमीज़ फाड़ दी और उसकी पतलून के तमाम नहीं। सरिता चीखने गई। ठहर, विज़र से अज़र विज़र में मेरी वजह से सरिता का एहतराम करता था, इसलिए ठहर गया। ये सरदार बड़ा जालिम और वहशी है, इससे हमदर्दी की उम्मीद करना बेकार है।
अमरीकी लड़की रोती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथ पकड़कर खींचेगी। राह में मुअज़्ज़ज़ दरिंदे राह मैंने इसे धक्का दे दिया। वो लुढ़कती हुई जमीन पर दूर तक चली गई। इसके मुंह से खून बहने लगा। सरिता ने फिर जोर से मेरा हाथ दबाया। मेरे इस वहशियाना अक़दाम से तमाम अजनबी कैदी फरियाद करने लगे। सरिता भी उनमें शामिल थी। मैं एक मुजस्समे के मानिंद बेहिस व हरकत खड़ा रहा। तुमने अगर कोई फैसला कर लिया है तो इतने शकी और कल्ब ना हो, सरिता ने नफरत से कहा। छोटी लड़की बड़ी नेक और रहम दिल है, शायद वो हमारी सिफारिश कर रही है, खौफजदा औरत ने कहा। और ये शैतान इससे मुतासिर भी मालूम होता है। हमें लड़की के तवस्सुत से दोबारा रहम की दरख्वास्त करनी चाहिए। थोड़ी देर में आहजारी और फरियादो फुगां का नाकाबिल इख्तिताम सिलसिला शुरू हो गया। अमरीकी लड़की का बदन जाजिब नजर था। मैंने इसे करीब आने का इशारा किया और उसकी कलाई में बंधी हुई घड़ी उतार ली। ले लो, ये तुम्हारी है। वो मसर्रत से चलाई। मगर हमारी जान बख्श दो। इसके साथ ही साथ 8 मर्दाना और निस्वानी घड़ियां मेरे कदमों में डाल दी गईं, जो समंदर की तूफानी लहरों से महफूज रह गई थीं। मैंने एक मुद्दत बाद घड़ी देखी थी। ज़ारमे और फरार ये देखकर खिलखिलाने लगे और उनकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए अजनबियों की तरफ से हिट गई। मुअज़्ज़ज़ सरदार, ये किया है? ज़ारमे ने इश्तियाक से कहा। ये तमाशा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वक्त का तमाशा? वक्त? ज़ारमे हैरत से बोला। क्या ये कोई सहर का शय है? ये बहुत खूबसूरत है। हाँ, ज़ार ने, ये महज़िब दुनिया का सहर है। मैंने अफसरुदगी से कहा। ये जजीरा तोरी और यहाँ के मकीनों और यहाँ की अजीम अलशान मलिका से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैंने घड़ी की साख्त पर नजरें जमा दे। ये एक एहसास है, सुबह और शाम का एहसास। ज़ारमे ने इस बात में गर्दन हिलाई। नौजवान भी कुछ कुछ कजे रहा था। वो अपने साथियों से बोला। बिलाशुबा ये शख्स उनमें सबसे मुख्तलिफ है। इसमें संजीदगी, मतानत और फ़क्र की झलक नजर आती है। साथियों, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। हमें सिर्फ उसके सामने गुड़ गिड़ाना और जिंदगी की दरख्वास्त करना चाहिए। ये बहुत जालिम और कमीन शख्स है। देखो उसके चेहरे पर कितना बड़ा जख्म है, मगर इससे कोई प्रो नहीं। ईरानी लड़की ने कहा। मैंने सोचा वो ये बातें किस जवान रना, किस ताकतवर शख्स के सामने कह रही है। क्या मैं इतना बदबैत हो गया हूं? क्या मेरी जल्द इतनी खरदुरी और खदोखाल इतने सख्त हो गए हैं? मगर ये सब रंग का करिश्मा है जो मेरे जिस्म और चेहरे पर लिया हुआ है। उनसे कह दो, तुम्हारी औरतें हमारे जिस्म की राहत के लिए हैं और तुम्हारे मर्द देवताओं की खुशनुदी के लिए कुर्बान कर दिए जाएंगे। उन मर्दों का फैसला जजीरा तोरी में बर्पा होने वाले एक बड़े जश्न में किया जाएगा। और उन्हें बता दो कि अजनबियों के लिए ये ज़मीन तंग है, क्योंकि वो खोस्त और बर्बारी की अलामत है। उनसे कहो कि तारीख बर्रे आज़म में ताकत और इल्म को अज़मत हासिल है, चुनांचे फरार की कोशिश महज बेसूद होगी। ज़ारमे ने मेरे अहकाम हर्फ बहरफ दोहरा दिए। फिर मैं वहां से चलने लगा। उन्होंने मेरी टांगें पकड़ लें और रोने लरजने लगे। मेरे खुसूसी मुहाफिजों ने उन्हें दरिंदगी और सिफाकी के साथ मेरे जिस्म से अलहदा किया और रोती बैन करती हुई औरतों को धक्के दे दे के आगे बढ़ाने लगे। मैंने अपने मकान के करीब एक अलहदा झोंपड़ी में औरतों के क़याम के इंतज़ाम का हुक्म दिया और उनकी आराइश और हिफाजत के लिए तोरी की खादमाएं तैनात कर दी गईं। सरिता मेरे रवैये से इतनी सख्त नाराज थी कि मकान आकर उसने मुझसे बात तक नहीं की। मेरे हाथ में कई गेल थीं। सुबह के 11 बजे थे। क्या अजीब एहसास था। मेरे सामने वक्त गर्दिश कर रहा था। घड़ियों ने मुझे अपनी दुनिया के बहुत से मनाजिर याद दिला दिए। वो बड़ी घड़ियां जो बारौनक और जदीद तरीन शहरों के चौकों में नस्ब थीं। वो सड़कें, मोटरें, भीड़ का नहीं, रिसतूरां कलब भागती हुई जिंदगी, मुस्कराती हुई जिंदगी घड़ी की सुई चल रही थी। तक 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 और मेरे दिल पर हथौड़े लग रहे थे। कभी कभी आदमी अपने मुताल्लिक भी अजियतनाक फैसले कर लेता है। आदमी अजियत पसंद भी तो होता है। अजनबी लोगों के बारे में अगर मैं कोई शदीद रवैया इख्तियार ना करता तो तारीख बर्रे आज़म के नादीदा देवता ये फैसला कर देते, जारा काका की मुकद्दस रू कर देती और हबशियों के तेज नेज़े कर देते। मैंने किया था। उन्हें क्या मालूम था कि तारीख बर्रे आज़म किया है? मैंने इसका मज़ा चखा था और मैं ही जानता था कि इस सरजमीन की कितनी आंखें हैं, कैसे दांत हैं। क्या मुझे उनकी जान बख्शी करके खुद भी उनके साथ मौत का जाम पी लेना चाहिए था?
ऐसी सूरत में ये 4-5 आदमी भी खत्म हो जाते जिनकी जिंदगी मुझसे वाबस्ता थी और तारीख बर्रे आज़म के शब और रोज़ में कोई फ़र्क वाक़ई ना होता। मैं सर्द हो जाता तो किसी तब्दीली किसी सरगर्मी के सारे सुराख बंद हो जाते। मैं कोई दलील नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई जवाज़ तलाश नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस मौजू पर बहुत सोचा था और मैं वो तल्ख़ हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ जिनसे मुझे महसूस करने वाले भी कभी 2-4 हो सकते हैं। इस दिन 12 बजे वक्त पर मेरी निगाह थी। वक्त मेरे हाथ में था। 12 बजे मैंने ऐलान किया कि 2 रोज़ बाद जज़ीरा तोरी में जाराका की मुश्तरका इबादत के जश्न में अजनबी लोगों की किस्मत का फ़ैसला किया जाएगा। वक्त गुज़र रहा था, मेरे सामने गुज़र रहा था, टुक टुक टुक, यकसा रफ्तार से। मैंने देखा सुई ने एक चक्कर काट लिया है, फिर दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर। मैंने मशरूब हयात नोश नहीं किया था जो मैं वक्त का ये इंतबा पाँव से फल देता। मैंने नज़र सानी की और समोराल की इकामतगाह की तरफ रवाना हुआ। मैं इसकी खिदमत में ये घड़ी पेश करना चाहता था। जब मैं इसकी इबादतगाह में दाखिल हुआ तो वो मेरी जानिब लपका। मैंने इसे अपनी आवाज़ में महसूर करने के लिए इशारा किया। समोराल ने भड़कती हुई आग में सयाल मादा झोंक दिया और जब धुआं हमारे चारों तरफ फैल गया तो मैंने इसकी खिदमत में मुहज़्ज़िब दुनिया का तोहफ़ा पेश किया। वो इसे उलट पलट कर देखता रहा। मैंने इसे वक्त का गोरख धंधा समझाया। समोराल के चेहरे पर इज़्तिराब तारी था, वो कुछ और बातें करना चाहता था। इसने घड़ी एक तरफ रख दी। मैंने कसरा काबिला में पेश आने वाले वाक़ये से इसे आगाह किया। वो हैरत में पड़ गया और उसने मेरे करीब आकर मेरी आंखें इस तरह देखनी शुरू की जैसे इनमें कोई कंकर पड़ गया हो। फिर वो मेरे माथे पर हाथ फेरने लगा और एक तरफ बैठकर कुछ सोचने लगा। जाबिर बिन यूसुफ वो गुनूदगी के आलम में बोला, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा अतालिक हूँ और तुम्हें मेरी तरबियत और तालीम की अशद ज़रूरी है। मैं इस हकीकत से वाकिफ़ हूँ और अपने मोहसिन का दिल से एहतराम करता हूँ। मैंने जवाब दिया, मेरी बात सुनो। तुम्हारा अतालिक होने की हैसियत से मैं तुमसे वफ़ादारी और इताअत शिआरी का अहद लेना चाहता हूँ। मैं कई बार उसका इजहार कर चुका हूँ कि मैं इस सरज़मीन ने तुमसे कितना करीब हूँ। मैंने कहा था कि तुम मुझे जमाल की जगह समझो। तुम्हारी बेटी तरुम की शादी मुझसे हुई थी। सबसे पहले तुम्ही ने मुझे इस जजीरे पर पनाह दी थी। क्या मेरे गुज़िश्ता अहद की तजदीद की फिर ज़रूरत पड़ गई? मैं जाराका की मुक़द्दस रूह को दरमियान में लाना चाहता हूँ। क्या तुम आमादा हो? इसने जोर देकर कहा। क्या काहिन आज़म को मुझ पर कोई शुबा है? मैंने नाराज़गी से कहा, ए मुक़द्दस काहिन, मुझे हुक्म देकर देखो, मैं एक रस्मी अहद चाहता हूँ। काहिन ने गंभीर लहजे में कहा, तुम जिस तरह चाहो अपना इत्मीनान कर लो, लेकिन क्या ये काम इस वक्त ज़रूरी है? मैंने पूछा, नहीं, तुम शायद कुछ और सुनाना चाहते हो। हाँ, शायद काहिन आज़म के इल्म में हो या शायद इसने गुज़िश्ता दिन इबादत में गुजार दिया हो। मैं तुम्हें बताऊं, मैंने कल दरियाफ्त होने वाले गार की पूरी रुदादा से सुना दी। वो बैठा हुआ था का एक खड़ा हो गया और कोई रद्द अमल जाहिर किए बगैर इसने कहा, क्या तुम वो गार मुझे दुखा सकते हो? क्यों नहीं? मेरा ख्याल है मुक़द्दस काहिन इसे देखकर खुश होगा। काहिन आज़म का तजस्ना काबिल फहम था। हम दोनों इसी वक्त घने जंगल की तरफ रवाना हो गए। अभी धूप थी। मैंने घड़ी देखी, 4 बज रहे थे। रात होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी थे। मेरे ज़हन में इस वक्त अजनबी लड़कियां थीं। मैं उन्हें करीब बिठाकर बातें करना चाहता था। वो ईरानी और अमरीकी लड़कियां मेरे हवास पर छाई हुई थीं। बहुत दिनों बाद एक रात आई थी जिसका मुझे इंतज़ार था। गार की तलाश में कोई दुश्वारी नहीं हुई। काहिन की मुतजस्सिस निगाहें दहाने पर लगी हुई थीं। हम दोनों ने मिलकर दहाना साफ किया और अंदर दाखिल हो गए। मैंने शिपली सामने कर ली। काहिन आज़म देर तक गार के एक एक कमरे और नवादिर का जायजा लेता रहा और फिर जब उसने बूढ़े शख्स की लाश देखी तो वो झक गया। फिर काहिन आज़म किसी ऐसे कमरे में घुस गया जो मैंने नहीं देखा था। हम दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हो रही थी। गारा अच्छी तरह देखकर हम फिर बाहर आ गए और मैं उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा। उसके चेहरे पर दर्दो साफ नजर आ रहा था। तुमने इसे कैसे मारा? इसने सवाल किया। मैंने फिर पूरा वाकया दोहरा दिया। वो तवज्जो से सुनता रहा। क्या मैंने कोई गलती की? मगर मैं इसे मारना नहीं चाहता था। ये इस बरगुज़ीदा शख्स ने किया। वो सहराए ज़ारिशी जाने के लिए तो पतरहा था। इसे इंतज़ार करना चाहिए था। वो बुड़बुड़ाया, तुम क्या कह रहे हो?
मेरे सवाल पर काहिन आजम संभल गया। कुछ नहीं जाबिर बिन यूसुफ, जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब दिया जाए। वो झंझला कर बोला, मैं समझ गया। वो खिली फिजा में गुफ्तगू से गुरेज कर रहा है कि तुम मुझे उन नवादिर की तरबियत दोगे। क्या ये चीज़ें अब मेरी मलकियत हैं? मैंने पूछा, हाँ। इसने मुख्तसरा कहा और जंगल के किनारे मुझसे जुदा होने लगा। मैंने चलते चलते इससे अजनबी लोगों के मुस्तकबिल के बारे में राय पूछी तो इसने भी वही कहा जो काबिल ने कहा था। काहिन आज़म गार के मुलाहजे के बाद कुछ हवास बाख्ता सा नजर आ रहा था और मुझे इसके हवास बाख्तगी पर लुत्फ आ रहा था। जंगल में इसे छोड़कर मैं अपने हिंदी दोस्त सरंगा के पास गया।